हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। तो आज हम हमारे गुड सेट 2024 के पेपर का डिस्कशन करने जा रहे हैं। आई होप आपने ब्रह्मास्त्र, वावाजोड़ू और वो 90 क्वेश्चंस का कल का सेशन बहुत अच्छी तरह से देखा होगा, क्योंकि आया ना, आया बिल्कुल आया। हर क्वेश्चन उसी पार्ट में से ही आया है। तो स्टार्ट करते हैं डिस्कशन। व्हाट इज द मेजर प्रोडक्ट इन द फॉलोइंग रिएक्शन। तो एल्कीन एचएक्स के साथ रिएक्शन कर रहा है, मार्कोनिकॉफ फॉलो करना है, बट गुड सेट लेवल में थोड़ा एडवांस रहता है। ब्रह्मास्त्र में ऑलरेडी हमने देखा था रीअरेंजमेंट का कॉन्सेप्ट कार्बोकैटायन का। यहाँ बनना चाहिए कार्बोकैटायन, बट यहाँ से रीअरेंज होकर हाइड्राइड शिफ्ट होगा, तो जो हेलोजन है वो यहाँ की जगह इस कार्बन पोजीशन पे आके अटैच होगा ड्यू टू रीअरेंजमेंट। तो आंसर हमारा बी हो जाएगा इस केस में, ठीक है। नेक्स्ट आगे देखते हैं। प्रिडिक्ट द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इन SN1 रिएक्शन। तो SN1 की हमें डिग्री की बात पता रहती है, बट गुजकेट है तो मैंने उस टाइम भी आपको बताया था कि थोड़ा सा एडवांस लेवल पे हमें देखना है, कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी चेक करनी होगी। तो कार्बोकैटायन बहुत ज़्यादा स्टेबल होता है जब वो रेजोनेंस कर सकता है। तो आप क्लियरली यहाँ देख सकते हैं कि जो फोर्थ वाला ऑप्शन है उसमें गिवन कार्बन के ऊपर जो हेलोजन है जब वो एक्सकेप करेगा तो कार्बोकैटायन फॉर्म होगा, तो दो बेंजीन रिंग के वजह से दो बार रेजोनेंस कर सकता है। ग्रेटर द पॉसिबिलिटी ऑफ डूइंग रेजोनेंस, मोर विल बी द स्टेबिलिटी ऑफ द गिवन कार्बोकैटायन। बहुत सिंपल सी बात है। सिमिलरली आप यहाँ देखेंगे तो ये भी बेंजाइल पोजीशन ही है, बट एक ही बेंजीन है, इसीलिए एक ही बार स्टेबिलिटी ऑब्टेन्ड होगी। इस केस में दो बेंजीन है सर, तो दो बेंजीन तो यहाँ भी था, बट डिफरेंस ये H और CH3 बना रहा है। CH3 इंडक्टिव इफेक्ट शो करता है, प्लस इफेक्ट शो करता है, ज्यादा स्टेबिलिटी बढ़ाएगा कंपेयर टू H। तो हमारा सबसे ज्यादा स्टेबल ऑप्शन फोर्थ होगा। दो बेंजीन है इसीलिए सेकंड को हम भूलेंगे नहीं। उसके बाद इस केस में अगर आप ध्यान से देखोगे तो CH3 CH2 है, मतलब दोनों हाइड्रोजन है, कोई इंडक्टिव इफेक्ट वाला ग्रुप नहीं है। तो थर्ड ऑप्शन विल बी द थर्ड वन, और सबसे लास्ट में कौन आ जाएगा, सेकंड। तो लास्ट में 1 आ जाएगा, ठीक है। सो 4, 2, 3 और 1, तो ऑप्शन हो जाएगा डी, 4, 2, 3 और 1। दिस विल बी द ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी। नेक्स्ट देखते हैं, मैच द फॉलोइंग रिएक्शन, ठीक है। डायरेक्ट कॉलम बेस्ड है, ये रिएक्शन हमने 100 बार कर रखी है। नाई जब भी आता है दैट मीन्स फिंकलस्टीन रिएक्शन। सो ए के लिए सी ऑप्शन रहेगा, AgF यानी स्वार्ट्ज रिएक्शन रहेगी डायरेक्टली। तो सेकेंड के लिए जो रहेगा वो बी ऑप्शन रहेगा, ठीक है। और थर्ड जो है RMgX की बात कर रहे हैं यानी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है, दैट इज डी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। तो 1 विल कोइंसाइड विद C, सेकेंड विल गो विद B। तो 1 C, सेकेंड का B, ठीक है। और ठीक है, सॉरी सेकेंड का B नहीं, सेकेंड का A रहेगा, माय मिस्टेक, ठीक है। स्वार्ट्ज रिएक्शन इज A। तो फर्स्ट का C, सेकेंड का A एंड थर्ड का D, दैट इज A ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, ठीक है। किसी में ऑप्शन ऊपर नीचे भी हो सकता है, तो आप इस वैल्यू के बेसिस पे देखना, ये मैच द फॉलोइंग कॉलम के पर्सपेक्टिव से। नेक्स्ट डायरेक्ट बोर्ड का क्वेश्चन है। कुछ लोग पेपर पैटर्न अगर ऑब्जर्व करते हैं तो गुजकेट में कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो 12th के बोर्ड में आते हैं और वही चीज़ वो लोग रिपीट एज इट इज़ कर लेते हैं। तो कुछ जो क्लेवर बच्चे होंगे उन्होंने उस चीज़ को फॉलो किया होगा। तो NaBH4 रिड्यूसिंग एजेंट होता है, बट वो एस्टर को रिड्यूस नहीं कर सकता, वो एल्डिहाइड या कीटोन ग्रुप को रिड्यूस करके अल्कोहल में कन्वर्ट कर रहा होगा। सो एस्टर फंक्शनल ग्रुप तो वैसा का वैसा रहा, बस OH आके अटैच हो गया। क्यों? क्योंकि कीटोन का रिडक्शन अल्कोहल दे देता है। तो हमारा ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। प्रेडिक्ट द मेजर प्रोडक्ट ऑफ एसिड कैटलाइज्ड डिहाइड्रेशन ऑफ ब्यूटेनॉल। तो एसिड कैटलाइज्ड डिहाइड्रेशन ऑफ ब्यूटेनॉल जो रहता है वो कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट से फॉर्म रहता है, ठीक है। तो हमारे पर्सपेक्टिव में CH3 CH2 CH2 CH2OH है, ठीक है। अगर मैं डायरेक्टली H+H2O के प्रेजेंस में रिएक्शन करूंगा, सो सिंपल रूल रहता है अल्फा से OH और बीटा से H, वो अल्काइल हैलाइड में काम होता है। यहाँ पे जो कार्बोकैटायन बनेगा वो मोर स्टेबल 2 डिग्री पे जाएगा, फिर एडजेसेंट कार्बन से हाइड्रोजन निकलेगा, यानी जो मेरा प्रोडक्ट बन रहा होगा वो ब्यूट-2-ईन बन रहा होगा, दैट इज C इज द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट, गिव द मेजर प्रोडक्ट बाय द फॉर्मेशन ऑफ हीटिंग। ये भी डायरेक्ट बोर्ड का ही क्वेश्चन आ गया। HI के साथ रिएक्शन करना है, C1C2 कार्बन हमें मार्क कर लेना है जो ऑक्सीजन से जुड़ा है। अगर C1C2 में से कोई भी 3 डिग्री का हुआ तो 3 डिग्री वाला ही कार्बन ऑक्सीजन का साथ छोड़ता है। तो इसने छोड़ दिया ऑक्सीजन का साथ, उसका साथ कौन पकड़ेगा, हेलोजन एटम, यानी C के साथ I आगे जुड़ जाएगा, यानी A आंसर इज द राइट आंसर, और O के साथ डायरेक्टली H अटैच्ड हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ। एसिडिक स्ट्रेंथ में देखना है तो एसिडिक स्ट्रेंथ की बात रहती है तो एसिडिक नेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू -M एंड -I ग्रुप्स के। सो आप क्लियरली देख सकते हो NO2 जो है वो बहुत हैवी -M ग्रुप है, CH3+I शो करता है, यहाँ ना देने वाला है ना लेने वाला है। तो अगर मैं NO2 की बात करूँगा तो -M है, यानी एसिडिक नेचर सबसे ज़्यादा रहेगा। तो सेकेंड में एसिडिक नेचर सबसे ज़्यादा, फिर फर्स्ट में आ जाएंगे और फिर सबसे लास्ट में हमारे पास कौन आ जाएगा, थर्ड वाला।
तो 213, सो आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, दैट इज 2, 1 एंड 3। नेक्स्ट देखते हैं, नेम द फॉलोइंग रिएक्शन डायरेक्ट H2PdBSO4 नेम रिएक्शन है, तो दिस रिएक्शन इज नोन एज रोजेनमुंड रिएक्शन। ठीक है, नेम रिएक्शंस तो वो लोग हर साल पूछते हैं, तो ये हमें पता होना चाहिए। स्किफ बेस प्रोडक्ट दे रखा है, आर की रिएक्शन करनी है, एसीटोन दे रखा है, कीटोन ग्रुप दे रखा है। स्किफ बेस मतलब होता है एल्काइल सब्स्टिट्यूटेड अमाइंस, जब हम यूज कर रहे होते हैं केमिकल रिएक्शन ऑफ अमाइंस में हमने देख रखा है, दैट इज RNH2 रहता है। सो उस टाइम पे जो प्रोडक्ट बनता है उसको हम लोग स्किफ बेस बोलते हैं। तो प्रोडक्ट फॉर्म्ड इज नोन एज स्किफ बेस व्हेन वी यूज एल्काइल अमाइंस एज आवर रिएक्टेंट ऑन रिएक्शन विद एल्डिहाइड और आइदर कीटोन्स। तो आंसर डायरेक्टली आर कुछ भी हो सकता है, तो इस केस में CH3NH2 हो गया। ठीक है, नेक्स्ट 50 क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है क्योंकि ये 11th का कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहा है। कल भी मैंने डिस्कस करा था कि कुछ रिएक्शंस ऐसी होती है जहाँ पे हमें ये देखना है कि 11th का पार्ट आ सकता है। तो ओजोनोलिसिस में हमें कुछ नहीं करना होता है। ठीक है, देखो जो बच्चे गुजकेट और बोर्ड के रिस्पेक्ट में थे कि हमें इंजीनियरिंग ए ग्रुप वाले थे, उनके लिए तो बहुत बेस्ट चीज़ है, बहुत अच्छे स्कोर आए हैं सब लोगों को। अब अपने कॉलेजेस के लिए मार्क्स के लिए बस वेट करना है और इंजीनियरिंग कॉलेज में एंटर कर जाना है। बट जो बायो ग्रुप के या जो वो ए ग्रुप के स्टूडेंट है जिनको थोड़ा और JEE के लिए ध्यान देना है, तो ये ध्यान देना कि एल्कीन का जब भी ओजोनोलिसिस करते हैं तो सिर्फ डबल बॉन्ड टूटता है और जिन कार्बनों के बीच में डबल बॉन्ड था वहाँ पे O ऑक्सीजन आगे जुड़ जाता है। एकदम सिंपल सा रूल रहता है। सो अगर आप देखो तो इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, कोई नया कार्बन ऐड नहीं होता है ओजोनोलिसिस में क्योंकि यहाँ कार्बन है ही नहीं। तो सिंपल सा वहाँ पे ऑक्सीजन आके पाई बॉन्ड के साथ जुड़ जाएगा। सो बी विल बी आवर आंसर। ठीक है, डन। 2 मोल्स हमें मिलेंगे रिस्पेक्टिव कीटोन्स के। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग साइक्लिक कार्बोक्सिलिक एसिड हैज द लीस्ट पीके वैल्यू अमॉन्ग द फॉलोइंग। तो लीस्ट पीके मतलब स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड की बात कर रहा है। तो स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड कब रहेगा? अभी हमने देखा जब -M ग्रुप्स जुड़े रहेंगे। सो आप क्लियरली देख सकते हो NO2 जो है वो बहुत ही हैवी माइनस ग्रुप होता है। माइनस आई इफेक्ट शो करता है जब वो रेजोनेंस नहीं कर पाता है, बट जब वो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर सकता है तब वो -M शो करता है। सो इस केस में हमारा ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड हैव द लोएस्ट पीके वैल्यू। ठीक है, ये बात याद रखना, हमने कल भी उस चीज़ को लिखा था। ये क्वेश्चन आगे दिया, आइडेंटिफाई सी इन द फॉलोइंग कंपाउंड। नाइट्रोबेंजीन है, उसको FeHCl मतलब स्क्रैप आयरन के साथ रिएक्शन करा गया है। तो नाइट्रोबेंजीन को स्क्रैप आयरन के साथ रिएक्शन करते हैं तो NCERT की डायरेक्ट बात है, एनिलीन फॉर्म होता है। एनिलीन को NaNO2 और HCl के साथ रिएक्शन करना है 0 to 5 डिग्री सेल्सियस में, मतलब डायजोटाइजेशन करने को बोल रहा है, यानी बेंजीन डायजोनियम सॉल्ट बनेगा। अब बेंजीन डायजोनियम सॉल्ट खुद से तो रिएक्ट नहीं करता क्योंकि स्टेबल रहता है, ये बात हमने ऑलरेडी डिस्कस कर रहे हैं कि वाटर के प्रेजेंस में हीट करेंगे तो हमें डायरेक्ट प्रोडक्ट एज अ फिनॉल ऑब्टेंड हो जाएगा। तो बेंजीन OH, दैट इज सी इज द राइट आंसर। सर पेपर बहुत इजी लग रहा था, कुछ लोग बोले बहुत हार्ड भी था, तो कुछ क्वेश्चंस तो रहेंगे जिनका कॉन्सेप्ट 11 से लिंक्ड होगा या थोड़ा सा एक एडवांस वर्जन होगा। बट जिन्होंने क्वालिटी टाइम दिवालीपुरा युद्ध को दिया होगा, ब्रह्मास्त्र की सीरीज़ से लेके हर सीरीज़ देखा होगा, तो उनको ये पेपर बिल्कुल भी टफ नहीं लगा होगा। क्यों? क्योंकि हमने सारे टाइप के कॉन्सेप्ट करे हैं। IMP इंपॉर्टेंट है, कहाँ से आ रहे हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वो भी एक अच्छा IMP होता है। ठीक है, कि आप IMP कहाँ से ले रहे हैं। लिखा है विच अमाइन इज प्रिपेयर्ड बाय गैब्रियल पैथेलोमाइड सिंथेसिस। तो गैब्रियल पैथेलोमाइड सिंथेसिस मतलब हमने इतने बार वो देखा है कि GPS। ठीक है, तो GPS में हमेशा प्राइमरी अमाइन बनता है और भी एलिफेटिक अमाइन बनता है, एरोमेटिक बिल्कुल भी नहीं बनता है। नेक्स्ट, विच इज द फॉलोइंग करेक्ट ऑर्डर ऑफ द बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ गिवन अमाइंस। तो हमें पता है अगर एक्वा स्टेट की बात करते हैं तो हमेशा 2 डिग्री अमाइन लीड कर रहा होता है। 2-1-3 ऑर्डर रहता है किस केस में? जब R ग्रुप Me रहता है, और 2-3-1 जब कौन सा ग्रुप रहता है? इथाइल ग्रुप रहता है, ET रहता है। और अमोनिया जो एलिफेटिक है उसकी बेसिसिटी हमेशा एरोमेटिक एनिलीन से ज़्यादा रहती है। एनिलीन मतलब बेंजीन के ऊपर NH2। ठीक है, तो बस हमें सबसे लास्ट में एनिलीन को स्पॉट कर देना है। तो दिख रहा है आपको एनिलीन सबसे लास्ट में C6H5NH2। ठीक है, तो आगे का भी देखते हैं, बट बी ऑप्शन को पहले क्लिक कर देते हैं। फिर उसके साथ ज़्यादा थोड़ी बेसिसिटी NH3 की है क्योंकि उसका लोन पेयर फ्रीली अवेलेबल है। फिर 1 डिग्री और फिर फाइनली 2 डिग्री। तो बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट, विच डायजोनियम सॉल्ट इन वाटर इज इनसॉल्युबल। ठीक है, ये भी क्वेश्चन हमने बहुत बार देखा है। कौन सा सॉल्ट इनसॉल्युबल रहता है? तो सोडियम जो बोरोफ सल्फेट वाला केस बनता है, दैट इज C6H5N2BF4-। ठीक है, दैट इज ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। C6H5N2BF4-, फ्लोरोबोरेट। ठीक है, डायजोनियम फ्लोरोबोरेट सॉल्ट बोलते हैं इसको। तो ये इनसॉल्युबल सॉल्ट होता है, इनसॉल्युबल सॉल्ट इन वाटर, इनसॉल्युबल सॉल्ट इन वाटर। नेक्स्ट,
लैक्टोज इज अ कंपाउंड ऑफ विच यूनिट, तो लैक्टोज का जब हम ब्रेकिंग करते हैं दैट इज इट्स अ डाइसैकेराइड, डाइसैकेराइड को ब्रेक करते हैं सो इट फॉर्म्स बीटा गैलेक्टोज एंड बीटा ग्लूकोज, दोनों बीटा बीटा होते हैं। सो आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, दैट इज बीटा गैलेक्टोज एंड बीटा ग्लूकोज। ठीक है, नेक्स्ट 57, विच ऑफ द फॉलोइंग गिव्स ज्विटर आयन। ज्विटर आयन कब बनता है, जब किसी भी गिवन कंपाउंड में एसिड और बेस साइमल्टेनियसली एक जगह प्रेजेंट रहता है, देन इट फॉर्म्स अ ज्विटर आयंस। तो आप देख सकते हैं कार्बोक्सिलिक जो है वो एसिडिक पार्ट फॉर्म कर रहा है, वहीं पे NH2 जो है वो बेसिक पार्ट फॉर्म कर रहा है, तो इंटरमोलिकुलर एसिड बेस रिएक्शन होके ये ज्विटर आयन बना देगा, तो बी इज द राइट आंसर। डेफिशिएंसी ऑफ विच विटामिन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर RBC डेफिशिएंट इन हीमोग्लोबिन। ठीक है, तो वो एक टेबल था जो मैंने आपको कई बार बोला था कि आपको बॉडी में किस विटामिन की कमी होने से क्या हो सकता है वो हमें याद होना चाहिए। बोर्ड के टाइम तो उन्होंने नहीं पूछा था बट गुजकेट में पूछ लिया। ठीक है, सो हमें ये बात पता होनी चाहिए कि अगर B12 की डेफिशिएंसी रहती है विटामिन B12 की, तो दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर RBC डेफिशिएंट इन हीमोग्लोबिन, तो आंसर विल बी विटामिन B12। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। उन लोगों को पैटर्न ही पता चल गया है, बच्चों को करेक्ट का इतना रेस लगी रहती है कि वो लोग स्टेटमेंट ही पूरी अच्छी तरह से पढ़ते नहीं, हमें इनकरेक्ट बताना है। सो इनकरेक्ट क्वेश्चन कैसा रहेगा, RNA कंटेन 4 बेसिस, एडिनाइन, गुआनाइन, साइटोसिन, बट थाइमिन नहीं प्रेजेंट रहता है, देयर इज यूरेसिल इज प्रेजेंट। ठीक है, सो दिस इज अ रॉन्ग स्टेटमेंट। अगर DNA होता तब ये राइट आंसर होता, DNA में ये चारों बेस होते हैं थाइमिन के साथ, बट उसने RNA पूछा है तो वहाँ यूरेसिल आएगा, सो D इज द राइट आंसर। गलत है बट हमारे लिए सही है, समझदार लोग समझ गए। ठीक है, आगे देखते हैं, कैलकुलेट द मास ऑफ, फिजिकल केमिस्ट्री का पार्ट आ गया। कैलकुलेट द मास ऑफ ग्लूकोज रिक्वायर्ड टू मेक 2.5 ग्राम ऑफ 0.25 मोलर एक्वस सॉल्यूशन। सिंपल मोलालिटी का क्वेश्चन है, दैट इज 0.25 विल बी द मोलालिटी। गिवन वेट जो रहेगा वो तो हमें पता ही नहीं है, दैट मीन्स x, मॉलिकुलर मास 180 हो जाएगा, और वेट ऑफ सॉल्वेंट 2.5 kg दे रखा है, तो 1000 से ज़बरदस्ती मल्टीप्लाई मत करना, तो 0.25 इंटू 2.5 इंटू 180। ठीक है, तो मेरा मैथ्स थोड़ा बहुत अच्छा है, तो 2.5 इंटू 18 करेंगे, दैट इज 6.25 इंटू 18 करेंगे। सो ये कैलकुलेशन आप करोगे तो अप्रॉक्सीमेटली 112.5 ग्राम आएगा। ठीक है, सो वेट ऑफ ग्लूकोज विल बी 112.5 ग्राम। डन, आगे देखते हैं, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड PNQ आर 450 एंड 750 mm ऑफ Hg। इफ द टोटल प्रेशर इज 600 mm ऑफ Hg, दैट मीन्स राउल्ट्स लॉ यूज करना है, बहुत बेसिक सा राउल्ट्स लॉ है, P टोटल इज इक्वल्स टू P0A इंटू एक्स है। जब दूसरे का मोल फ्रैक्शन पूछा है तो यही फॉर्मूले में एक चेंज कर देते हैं, दैट इज P0B। XB को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 माइनस एक्स से लिख सकता हूँ, तो 1 माइनस एक्स से वी कैन राइट इट एज लाइक दिस, P टोटल बिकम 600, P0A अगर हम P को A मानते हैं तो दैट विल बी 450, उसका मोल फ्रैक्शन एक्स से ले लेते हैं, P0B मतलब 750 हो जाएगा, 1 माइनस एक्स से वी कैन राइट इट लाइक दिस, तो 600 इज इक्वल्स टू 450 इंटू एक्स से प्लस 750 माइनस 750 एक्स से। ठीक है, अगर आप थोड़ा बहुत मैथ्स देख रहे हो यहाँ पे, तो 450 में से 750 जाएगा तो 300 बचेगा, बट माइनस का 300 एक्स से हो जाएगा, ये प्लस माइनस उधर जाएगा तो माइनस 150 हो जाएगा, माइनस माइनस उड़ गया, सो एक्स की वैल्यू जो हो जाएगी वो 150 अपॉन 300 हो जाएगी, दैट मीन्स 0.5 हो जाएगा। अगर एक के मोल 0.5 मोल फ्रैक्शन एक का 0.5 है तो दूसरे का भी मोल फ्रैक्शन कितना हो जाएगा, 0.5 हो जाएगा। बहुत ईजी कैलकुलेटिव पर्सपेक्टिव से, ऐसा कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है कि हमने किया है कि नहीं किया है, सबको पता ही है क्या किया है हमने। ठीक है, अगर आपने नहीं किया है तो वो आपका फॉल्ट है। नेक्स्ट देखते हैं, द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ अ डिप्रेशन ऑफ 645 ग्राम ऑफ एक्वस सॉल्यूशन ऑफ इथाइलिन ग्लाइकॉल इज 2.25 केल्विन, फाइंड द वेट ऑफ इथाइलिन ग्लाइकॉल इन द गिवन सॉल्यूशन। ठीक है, तो एक चीज़ इंटरेस्टिंग ये है, ये पूरे सॉल्यूशन का वेट बोल रहा है, यानी सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट का वेट 645 ग्राम है, जहाँ तक मैं इस क्वेश्चन को इंटरप्रेट कर रहा हूँ। हो सकता है ये क्वेश्चन डिबेटेबल हो, लोग बोले कि ये तो सॉल्वेंट का ही वेट है। ठीक है, तो तब के लिए तब देखेंगे, वो ज़्यादा इजी पार्ट बन जाएगा अगर वैसा हो तो, बट अभी के लिए हम मानते हैं कि ये वेट ऑफ सॉल्यूशन है। ठीक है, वेट ऑफ सॉल्यूशन कंप्लीटली दे रखा है। सो मेरे पास डेल्टा TF इज इक्वल्स टू KF इंटू मोलालिटी फॉर्मूला रहता है। सो मैं इसको सब्सटीट्यूट करूँगा तो डेल्टा TF की वैल्यू है 2.25 इज इक्वल्स टू KF 1.86 है, मोलालिटी दैट इज वेट ऑफ सॉल्यूट, तो मैं उसको तो x मान लूँगा। इथाइलिन ग्लाइकॉल का मॉलिकुलर मास मैं जहाँ तक देख पा रहा हूँ तो 24 प्लस 6 प्लस 32 दैट मीन 62 आएगा। कितना आएगा, 62। तो 62 इंटू
अगर ये पूरा वेट ऑफ सॉल्यूशन है तो मुझे सॉल्वेंट का वेट ढूंढने के लिए सॉल्यूट का वेट माइनस करना पड़ेगा, यानी लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल बन जाएगा। आप इसमें थोड़ा सा मेहनत करोगे कैलकुलेशन में, जो आपने करी रखी होगी मेरे ख्याल से, तो कई का राइट भी आंसर आया होगा, तो वो 45 ग्राम आएगा। ठीक है, एक बार उसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके ट्रांसपोज करके आप करोगे तो 45 ग्राम आएगा। 45 ग्राम आंसर तब आएगा व्हेन यू विल अज्यूम दैट द वेट ऑफ सॉल्यूशन इज 645 ग्राम। ये बात ध्यान रखना, अगर सॉल्यूट का वेट अगर आप 645 मानते हो तो वो भी ऑप्शन दे रखा था क्वेश्चन पेपर में, वो भी ऑप्शन दे रखा था। ये 48.375 तब आता जब आप इसका पर्टिकुलरली वेट ऑफ सॉल्वेंट मान रहे होते। ठीक है, सो ये थोड़ा डाइसी हो सकता है, बट एज ऑफ इंग्लिश रीडिंग बस वो यही बता रहा है कि सॉल्यूशन का वेट इतना है। ठीक है, आप इस इक्वेशन को क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 45 आएगा। ठीक है, इस केस के लिए वेंट ऑफ फैक्टर आई फॉर अ डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ एक्वस सॉल्यूशन दे रखे। तो सॉल्यूशन अगर आप देखोगे तो पोटेशियम टूट रहा है तो 4K+ में टूटेगा, और पूरे स्पीयर तो टूटता नहीं है, -4 चार्ज हो जाएगा, तो टोटल नंबर ऑफ आयंस 5 हो जाएंगे। सो 5 से तो एक ही ऑप्शन चालू हो रहा है, दैट इज सी ऑप्शन। तो बहुत लोग तो 5 टिक कर ही दिए होंगे, पर आगे चेक कर लेते हैं। K4 में इधर भी 4K+ है और 3 टाइम्स FeCN6, ठीक है, -4 बन रहा होगा, तो 4 + 3 कितना हो गया, 7 हो गया, तो ये सही है। पर थोड़ा कहानी में ट्विस्ट ये बात का है कि यहाँ पे जो कॉम्प्लेक्स है CuCl2En ट्वाइस जो टूट रहा है, उसमें ये +2 के स्टेट में एक आयन ये टूट रहा है और 2 टाइम्स Cl- टूट रहा है, तो टोटल नंबर ऑफ आयन 2 + 1 3 है, पर यहाँ पे 2 दे रखा है। पर ठीक है, देना बोनस देना है तो देंगे, नहीं तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। 5 7 और 3 के जगह 2 रख दिया है, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट है कैलकुलेट द पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड इन कॉन्टैक्ट विद द सॉल्यूशन हुज pH इज 10। ये क्वेश्चन भी हमने कई बार देखे हैं ऐसे टाइप का, यही देखा है ऐसे टाइप का, क्या यही देखा है, क्योंकि ये NCERT का डायरेक्ट इंटेक्स का क्वेश्चन है। तो मुझे एक रिडक्शन हाफ की रिएक्शन लिखनी होती है, 2H++ 2 इलेक्ट्रॉन्स गिव्स H2 गैस। ठीक है, नस्ट इक्वेशन हम कहीं पे भी लगा सकते हैं, चाहे वो हाफ सेल हो या कंप्लीट सेल हो। सो वहाँ के लिए जो ई सेल की वैल्यू रहती है वो E0 सेल, तो हमें पता है शी की वैल्यू 0 रहती है, तो -0.059 अपॉन n फैक्टर। अगर मैं 2 लेता हूँ तो भी कोई दिक्कत नहीं है, टेंशन मत लेना, 2 के साथ भी आंसर आ जाएगा, क्योंकि H+ रिएक्टेंट साइड है, तो 1/H+ का कंसंट्रेशन का स्क्वायर रख देते, तो देखा स्क्वायर के साथ भी आंसर क्यों आएगा, क्योंकि 2 आगे जाके कैंसिल आउट हो जाएगा। मैंने ऊपर 1 क्यों रखा है, क्योंकि कंडीशन में कुछ भी बात दे नहीं रखी है हाइड्रोजन के प्रेशर के बारे में, तो हाइड्रोजन का प्रेशर हम लोग 1 atm ही एज्यूम करेंगे। डन। अब pH के थ्रू हम लोग H+ का कंसंट्रेशन ढूंढ सकते हैं, दैट मीन्स H+ का कंसंट्रेशन जो 10⁻⁻10 होगा, -10 ऊपर जाएगा तो ऑटोमेटिकली +10 हो जाएगा। ठीक है, और log 10⁻+10 अगर मैं कर रहा हूँ तो log 10 की तो वैल्यू 1 हो गई, 10 आगे आ जाएगा, तो -0.59 वोल्ट हो जाएगा। माइनस वाला आंसर राइट होगा, दैट इज डी ऑप्शन इज द राइट आंसर, -0.59 वोल्ट। डन। आगे बोलते हैं, ये भी बहुत यूनिक सा क्वेश्चन है, ब्रह्मास्त्र में हमने कवर किया था। विच ऑफ द स्टेटमेंट ऑफ अ सॉल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इज नॉट करेक्ट? कंडक्टिविटी ऑफ सॉल्यूशन डिपेंड्स ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, ये तो बहुत नेचुरल सी बात है। कंडक्टिविटी ऑफ अ सॉल्यूशन डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, ये भी बहुत नेचुरल सी बात है। कंडक्टिविटी ऑफ अ सॉल्यूशन डज नॉट डिपेंड अपॉन टेम्परेचर, ये बहुत गलत बात है। टेम्परेचर पे तो डिपेंड करेगा ही ना यार, कंडक्टिविटी मीन्स मूवमेंट ऑफ आयंस रहता है। ठीक है, तो वो तो उस पर डेफिनेटली डिपेंड करता ही है, या नॉट दिया है, दैट इज अ रॉन्ग आंसर। ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ हायर कॉन्सेंट्रेटेड ऑफ H2SO4, हायर कंसेंट्रेशन में हम लोग H2O8 -2 देखते हैं, दैट मीन्स डायरेक्ट ऑप्शन रह जाएगा H2O8 -2 विल बी द प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड एट एनोड। डन। नेक्स्ट, हाउ मच फैराडे ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज रिक्वायर्ड टू रिड्यूस 1.5 मोल ऑफ KMnO4 टू MnO2। ठीक है, तो KMnO4 देख रहे हैं हम लोग, तो MnO4 -1 जो है वो MnO2 में जा रहा है, तो +7 से +3 का चेंज आ रहा है, तो यानी टोटल +4 का चेंज आ रहा है, यानी 3 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन में, दैट मीन्स 3 फैराडे ऑफ इलेक्ट्रिसिटी यूज़ हो रही है 1 मोल के लिए। अगर 1 मोल के लिए मेरे पास 3 फैराडे यूज़ हो रहा है, 1 मोल के लिए मेरे पास 1 मोल रिडक्शन के लिए 3 फैराडे यूज़ हो रहा है, तो 1.5 मोल के लिए कितना यूज़ हो रहा होगा, तो x = 4.5 फैराडे, सो आंसर विल बी 4.5 फैराडे। डन। आगे देखते, फॉर एनी रिएक्शन द रेट कांस्टेंट इज गिवन, देन फाइंड आउट द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो मैंने ये सीरीज़ कल ही हमने डिस्कस करा था, एक ब्रह्मास्त्र यूनिट का दे रखा है हमने कि मोलैरिटी 1 - n सेकेंड इनवर्स किसी भी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के लिए हम ढूंढ सकते हैं। सो मोलैरिटी को हम फर्दर ओपन करेंगे तो वो उसको लिखा जा सकता है मोल अपॉन लीटर 1 - n। अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पे जो मोल की वैल्यू है वो वैल्यू है कितनी, जो है वही लेनी है, अपने मन से -3/2 को +3/2 मत मान लेना, वो वैल्यू दी कितनी है, सर वो -3/2 दे रखी है। सो मेरे पास मोल
का भी पावर 1/n है, 1 - n है, और लीटर का भी पावर 1 - n है। आप कैसे भी करोगे तो सेम ही आंसर आ रहा होगा। 1 - n की वैल्यू -3/2 हो जाएगी, तो n की वैल्यू जो होगी 1 + 3/2 हो जाएगी, दैट इज 2.5। डेढ़ आ जाएगा ना, एक में डेढ़ ऐड होगा तो 2.5 हो जाएगा। डन। नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट फॉर इनकरेक्ट। ठीक है, देखो बोर्ड वाले स्पेसिफिकली इनकरेक्ट को भी मार्क कर रहे हैं। फॉर अ रिएक्शन कैरिड आउट इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, सो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट चेंज। बहुत गलत बात है, कैटलिस्ट का तो कोई लेना देना ही नहीं है पोटेंशियल एनर्जी से। जिस जगह से भैया रिएक्टेंट चालू हुआ और जहाँ पे प्रोडक्ट फॉर्म हुआ उसी लेवल पे आपको कैटलिस्ट के प्रेजेंस में भी प्रोडक्ट और रिएक्टेंट उसी लेवल पे रहेंगे पोटेंशियल एनर्जी के, कोई चेंज नहीं आएगा पोटेंशियल एनर्जी के लेवल पे। सो ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। बाकी सारे ऑप्शन सही है, इसीलिए ऊपर वाला इनकरेक्ट है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ इज इनकरेक्ट इज करेक्ट फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। सो लॉग के साथ रखा है यानी ग्राफ ओरिजिन से पास कर रहा होगा, दैट मीन्स ए इज द राइट आंसर। ठीक है, इक्वेशन क्या यूज करेंगे हम लोग, k इज इक्वल्स टू 2.303/t log ऑफ a0/at यूज करेंगे। सो आप क्लियरली देख सकते हो t इज इक्वल्स टू k, t विल बी ऑन द x एक्सिस। ओके, सो t विल बी ऑन द x एक्सिस, तो मैं इसको कैसे यूज कर सकता हूँ, log a0/at कैन बी रिटन एज kt/2.303। ठीक है, तो ये पूरा y एक्सिस बन गया, ये आपका स्लोप बन गया, और t जो है वो x एक्सिस बन गया। सही है, तो एक स्ट्रेट लाइन बनेगी, y इज इक्वल्स टू mx को फॉलो कर रही होगी, ओरिजिन से पास कर रहा होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, फॉर अ रिएक्शन 2a गिव्स b + c इज अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। सामने से ही बोला है जीरो ऑर्डर रिएक्शन है। व्हाट विल बी द रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ c, तो रेट ऑफ डिफरेंशियल रेट लॉ रखना है, तो मैं डिफरेंशियल रेट लॉ के अकॉर्डिंग -1/2 dA/dt -1/2 dA/dt इज इक्वल्स टू प्लस dB/dt दैट इज इक्वल टू +1/3 dC/dt के बराबर है। और ये सारी चीज़ें R के बराबर होती है, क्योंकि जीरो ऑर्डर है तो R और K एक बराबर ही रहता है, तो R विल बी इक्वल टू K की वैल्यू 3.5 × 10⁻⁻⁴ दे रखा है। उसने बोला व्हाट विल बी द रेट ऑफ प्रोडक्शन। अब रेट ऑफ प्रोडक्शन इज व्हाट, फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट C विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, यानी वो कोफिशिएंट से फ्री होना चाहिए। सो कुछ लोग क्या करे होंगे कि ये पूरा 1/3 के साथ की वैल्यू को उन्होंने मान लिया होगा कि दिस इज द रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सी। नहीं है, 3 को उधर ट्रांसपोज करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सी विल बी dC/dt, ओनली dC/dt। ठीक है, 1/3 से फ्री करना पड़ेगा, तो 3 उधर क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3.5 × 3 × 10⁻⁻⁴ करेंगे तो 10.5 × 10⁻⁻⁴ आंसर हो जाएगा। सो बी इज द राइट आंसर। डन, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, KMnO4 act as an oxidizing agent in acidic medium. The number of moles of KMnO4 that will be needed to react with 1 mole of sulfide ion. तो डायरेक्ट बैलेंस रिएक्शन देखते हैं। MnO4 -1 2 times plus 5S-2 plus 16H plus gives Mn+2 पे रहता है। ठीक है, वो भी 2 हो जाएगा, और 5S plus 8H2O। ठीक है, क्योंकि कितने मोल्स के लिए बोला है, 1 मोल ऑफ सल्फाइड, यानी 5 से डिवाइड करना पड़ेगा कंप्लीट रिएक्शन को। 5 से डिवाइड करना मतलब 1/5 से उसके रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करना, तो 2/5 MnO4 -1 प्लस S-2 प्लस 16/5H प्लस गिव्स 2/5 Mn+2 प्लस S प्लस 8/5H2O। तो आंसर कितना हो जाएगा, कितने किसके मोल्स देखने हैं हमें, MnO4 माइनस के मोल्स देखने हैं, तो 2/5 रहेंगे। ठीक है, हाउ मेनी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ KMnO4, आंसर क्या हो जाएगा 2/5। डन, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एम्फोथेरिक ऑक्साइड, डायरेक्ट डी ब्लॉक का क्वेश्चन है। Cr2O3 इज एन एम्फोथेरिक ऑक्साइड। विच ऑफ द फॉलोइंग शो हाईएस्ट स्पिन ओनली मैग्नेटिक, जितने ज़्यादा अनपेड इलेक्ट्रॉन होंगे उतना ज़्यादा स्पिन क्वांटम नंबर रहेगा। तो हमें पता है Mn जो मैग्नीज रहता है वो 25 नंबर पे रहता है, तो Mn+2 का जो स्टेट रहेगा 4s2 3d5 रहेगा, यानी d5 रहेगा 3d5। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स इसमें प्रेजेंट रहेंगे। मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होने के वजह से उसका स्पिन मैग्नेटिक क्वांटम नंबर सबसे ज़्यादा रहेगा, तो बी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, नेम द मेंबर ऑफ द लेंथेनॉइड सीरीज। लेंथेनॉइड जहाँ से स्टार्ट हो रही है दैट इज सीरियम, जिसका +4 ऑक्सीडेशन स्टेट होता है। बात एक ही बार में खत्म हो गई। विच इज़ द फॉलोइंग करेक्ट फार्मूला ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। जब भी फार्मूला बनाना होता है तो कैटायन और एनायन को सेपरेटली आपको सेग्रीगेट करके उनको कंबाइन करना होता है। इसकी टोपी उसके सर, उसकी टोपी इसके सर। तो ट्रिस की बात करेंगे तो इथेन 1,2 डाइअमाइन कोबाल्ट है। इथेन 1,2 डाइअमाइन की बात करते हैं तो CO ट्रिस मतलब बस वो इसीलिए यूज़ होता है क्योंकि अंदर ऑलरेडी डाई वाई यूज़ कर रखा होता है। En थ्राइस कोबाल्ट पे +3 स्टेट है। वो बोल रहा है
EN तो न्यूट्रल लिगेंड है, यानी पूरे स्पीयर पे मेरे पास कितना चार्ज रहेगा, +3 का। उसके साथ सल्फेट जुड़ रहा है, सल्फेट मतलब SO4-2, दिस बिकम्स योर कैटायन, दिस बिकम्स योर एनायन, इसकी टोपी उसके पैर, उसकी टोपी इसके पैर। तो कंपाउंड का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, COEN थ्राइस ब्रैकेट क्लोज, कोऑर्डिनेशन स्पेयर क्लोज, उसके नीचे 2 और पूरा SO4 होल थ्राइस हो जाएगा। डन। सो दिस इज द आंसर। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट आगे देखते हैं। 77 हाइब्रिडाइजेशन ऑफ NiCO4 एंड NiCN4, ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन ऑफ NiCO4 एंड NiCN4 आर रिस्पेक्टिवली, ठीक है। तो NiCO4 की बात करेंगे तो निकल का जो ऑक्सीडेशन स्टेट रहता है वो 0 पे रहता है, दैट मीन्स उसके 4s2 इलेक्ट्रॉन्स अभी भी प्रेजेंट है और 3d8 तो है, 2 इलेक्ट्रॉन्स अंदर की तरफ पेयरिंग कर लेंगे क्योंकि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। तो S खाली हो गया, S खाली हो गया यानी हाइब्रिडाइजेशन S से चालू होगा, यानी इस केस में तो हाइब्रिडाइजेशन sp3 हो जाएगा। बट निकल CN4-2 के केस में निकल का ऑक्सीडेशन स्टेट +2 पे रहता है, दैट मीन्स 4s के तो दोनों इलेक्ट्रॉन उड़ गए, 3d8 है, 8 में से 3 की तो पेयरिंग हो रखी है, ठीक है, 2 और पेयर हो जाएंगे यानी D भी खाली हो जाएगा। तो इसके 4 का हाइब्रिडाइजेशन जो रहेगा वो DsP2 रहेगा, ठीक है। सो आंसर कौन सा हो जाएगा, sp3 एंड DsP2। आगे देखते हैं, ऑप्शंस आगे पीछे हो सकते हैं तो आप उसको अपने हिसाब से रेक्टिफाई कर लेना। आइडेंटिफाई द ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड फॉर द फॉलोइंग स्पीसीज। ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड यानी प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होनी चाहिए, POS नहीं होना चाहिए। अब POS नहीं होना चाहिए सो एक गोल्डन रूल अपने NCERT के हिसाब से याद रखना कि टेट्राहेड्रल्स के केसेस में तो वो लोग POS देखते ही नहीं थे, तो ये तो ऐसे ही ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएगा। 2 2 4 होता है, ठीक है। यहाँ पे 6 है, प्लेन ऑफ सिमेट्री एग्जिस्ट कर रही है, 5 और 1 है, तो इधर भी प्लेन ऑफ सिमेट्री एग्जिस्ट कर रही होगी, इधर ही प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है। और वैसे भी ये बाइडेंटेड का केस है, यहाँ प्लेन ऑफ सिमेट्री होती नहीं है, तो दिस इज ऑप्टिकली एक्टिव। In the following complex case, CrH2O whole twice C2O4 whole twice dot 3H2O, ऑक्सीडेशन स्टेट एंड कोऑर्डिनेशन नंबर। तो कोऑर्डिनेशन नंबर वो नंबर होता है जितने लीगेंड्स लोन पे डोनेट कर रहे होते हैं सेंट्रल मेटल को। तो ऑक्जेलेट आयन जो रहता है वो एक साथ दो लोन पे डोनेट कर रहा होता है, तो दो वैसे तो 2 2 जा 4 हुआ, और वाटर यूनिडेंटेड लिगेंड होता है, एक टाइम पे एक ही डोनेट कर रहा होता है, तो 4 + 2 कितना हो गया, 6 हो गया। दैट मीन्स कोऑर्डिनेशन नंबर तो 6 हो गया। अगर ऑक्सीडेशन नंबर ढूंढेंगे तो पोटेशियम पे +1 चार्ज है तो पूरे स्पीयर पे -1 हो जाएगा, जिसका ऑक्सीडेशन नंबर ढूंढना है X 0, वाटर न्यूट्रल लिगेंड होता है, -2 × 2 = -1, तो X = +3। सो आंसर क्या हो जाएगा, 3,6, दैट इज D इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, विच रिएजेंट विल बी यूज्ड फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन, ठीक है, लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। आप देख रहे हैं एल्काइल हैलाइड है और हेलोजिनेशन कर दिया। एल्काइल हैलाइड का जब भी हेलोजिनेशन करते हैं तो हम लोग X2 को यूज़ करते हैं सनलाइट के प्रेजेंस में, दैट इज Cl2H लाइट, ठीक है। तो ये हमारा ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। आई होप सारी सीरीज़ जो हमने बोर्ड के पर्सपेक्टिव से और गुजकेट के पर्सपेक्टिव से स्टार्ट करी थी वो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रही होगी। ऐसे ही अब आपका जो मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगा, चैनल को अपने जूनियर्स के रिस्पेक्ट में शेयर करिए इंग्लिश मीडियम डिपार्टमेंट के लिए, ठीक है। अभी नेक्स्ट ईयर इससे ज़्यादा ग्रोथ इंग्लिश मीडियम के बच्चों के लिए आपको क्रिएट करके देना है, ठीक है। ऑल द बेस्ट फॉर द फ्यूचर।